वेलकम बैक टू द चैनल। हमने प्रीवियस लेक्चर तक यानी कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस तक हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया था। हमने उसमें पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर लिया था। यानी कि हमने ब्रीदिंग के प्रोसेस से लेकर हमने ब्रीदिंग के एकदम कॉन्सेप्चुअल टर्म से एकदम जहाँ से उसकी शुरुआत होती है और क्लास 12th में या नीट में जितनी आवश्यकता होती है हमने पूरा कवर कर लिया था। हमने हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को भी देखा था। उसके बाद हमने अच्छे से उसको पूरा तरीके से कवर कर लिया था डिजीज के साथ। किसके साथ? डिसीज के साथ। डिसीज के साथ यानी कि हम अपने डिजीज के साथ नहीं, उनमें जो उस चैप्टर में जिन जिन डिसीज के बारे में दिया गया है उनके साथ हमने पूरा खत्म कर लिया था। ये हमारा दूसरा चैप्टर शुरू होने वाला है जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। यानी कि हम इसमें बॉडी फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे और उनके सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर होने वाला है ये हमारे ब्लड से रिलेटेड होने वाला है, हार्ट से रिलेटेड होने वाला है, ईसीजी हम इस चैप्टर में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में ब्लड के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ब्लड कैसे बनी है, ब्लड के एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम पढ़ेंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम ये सारी चीजें खत्म कर लेंगे उसके बाद हम एबीओ ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, उसके बाद हम आरएच ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कुछ आरएच फैक्टर होता है, उस आरएच फैक्टर के कारण आरएच इनकम्पैटिबिलिटी कैसे आती है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या होता है, मदर के वुम्ब में जब छोटा सा बच्चा होता है वो कैसे अफेक्ट होता है आरएच ब्लड ग्रुप के कारण, इन सभी को पढ़ेंगे। उसके बाद हम हार्ट का डिटेल्ड में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसका फिजियोलॉजिकल मीनिंग पढ़ेंगे। फिजियोलॉजिकल मीनिंग यानी कि हमारा हार्ट कैसे ब्लड को पंप कर रहा है। उसके बाद हम ईसीजी को पढ़ेंगे, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा ऐसे लाइन जाती है तो इसके पूरे डायग्राम को एंड इसके एक एक कर्व को देखेंगे कि इस एक एक कर्व का क्या मीनिंग होता है। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होने वाला है। धीरे धीरे करके जैसे हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को खत्म किया था उसी प्रकार से हम एक एक लेक्चर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और अंत में जाकर हम देखेंगे कि हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, एंजाइना पेक्टोरिस इसका क्या मतलब होता है, इन डिसीजेस का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो आराम से क्या कीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और हो सके तो मेरे साथ नोट्स बनाइए, या अगर मैं पढ़ा लूं हट जाऊं उसके बाद नोट्स लिख लीजिएगा। तब तक उसके ड्यूरेशन में जब मैं समझा रहा हूं तो आराम से समझने का कोशिश कीजिए, लिख भले बाद में लीजिएगा। ठीक है ना, मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। देखिए, मैं आपसे छोटा एक क्वेश्चन पूछता हूं जो मेरे बचपन में कभी कभी मजाक के तौर पर ऐसे ही कुछ लोग पूछ दिया करते थे कि जब अगर हमारे पैर में घाव हुआ है और हम अपने मुंह से, ऑब्वियसली मुंह से ही दवा खाएंगे, तो अगर मुंह से दवा खाते हैं तो पैर का घाव कैसे ठीक हो जाता है। हो सकता है ये सवाल बचपन में मुझसे या बहुत सारे लोगों से मजाक के तौर पे पूछा जाता था या जाता है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंट मीनिंग है। हम मुंह से दवा खाते हैं और शरीर के किसी भी भाग में हुए गए बीमारी या घाव को वो दवाई ठीक कर देती है। आखिर ये कैसे होता है, पहला सवाल तो ये। दूसरी बात, हम भोजन मुंह से करते हैं, क्या आवश्यकता सिर्फ भोजन की जो आवश्यकता है क्या सिर्फ मुंह को होती है या हमारे शरीर के एक एक अंग को, एक एक ब्लड, हमारे एक एक सेल को होती है। हम जानते हैं कि हमारे सभी सेल को ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए, सुचारू रूप से काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो हम भोजन तो मुंह से करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो भोजन पेट में जाएगा, पेट से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से गुदा द्वार से होते हुए जो वेस्ट मटेरियल है बाहर चला जाएगा। तो भोजन तो सिर्फ इन्हीं को मिलेगा। आखिर लीवर की सेल्स कैसे इससे जीवित रह सकती हैं? तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा है जो इनसे क्या करता है, इनसे न्यूट्रिएंट को लेता है और सभी जगह ले जाकर पहुंचाता है कि ये लीजिए आप अपने हिस्से का, ये लीजिए आप अपने हिस्से का, ये लीजिए आप अपने हिस्से का। लेकिन कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका बॉडी जो है एकदम सिंपल होता है, उनमें बहुत सारे ऑर्गन नहीं होते हैं।
अगर उनमें सेल्स भी होती हैं तो सेल्स क्लस्टर के रूप में होती हैं या एकदम सिंपलर फॉर्म में होती हैं। उनमें किसी भी प्रकार के हायर और ऑर्गन का या बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर काम नहीं कर रहे होते हैं, यानी कि उनमें ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। तो उनमें जो एक जगह से दूसरे जगह सामान को ले जाने में, जैसे मान लीजिए हमने पिछला ही जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि जब हम सांस ले रहे होते थे, ऑक्सीजन ब्लड के साथ घुलकर हमारे एल्वियोलाई से कहां तक, टिश्यूज तक जाती थी और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आकर फिर एल्वियोलाई तक जाता था। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गैसेस का भी जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारे शरीर में एक खास प्रकार के टिश्यू के द्वारा हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू और जिसका नाम है ब्लड। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एक प्रकार का फ्लूइड है, यानी कि बह सकता है। तो जो सिंपलर ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म। आप बोल रहे होंगे कि ये घड़ा है, घड़ा नहीं है ये, मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और इसके बॉडी में बहुत सारे होल्स हैं, ऐसे छोटे छोटे होल्स हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का ऑर्गन सिस्टम नहीं है। इसमें सेल्स हैं, इस प्रकार से सेल्स हैं, घड़े के जैसी सेल्स हैं। होता ये है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये पानी में रहता है, यानी कि ये एक्वेटिक है। एक्वेटिक यानी कि पानी में रहने वाला जंतु है, पानी में रहने वाला जंतु है। इसके बारे में डिटेल में एनिमल किंगडम में पढ़ना है, मैं यहाँ पे संक्षिप्त में बता देता हूँ, एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ कि आखिर ये कर क्या रहा है। और इसको भी हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन क्या करेगा, रेस्पिरेशन में मदद करेगा, भोजन को तोड़ने में मदद करेगा। ये जो न्यूट्रिएंट है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या देगी, ऊर्जा प्रदान करेगी। क्या प्रदान करेगी, ऊर्जा। ऊर्जा यानी कि एनर्जी। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये दोनों चीज चाहिए, ठीक है। तो क्या इसके पास हाथ पैर कुछ है पकड़ के ले जाने के लिए, क्या इसके पास कोई सिस्टम है, नहीं है। होता यह है कि ब्लड में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है, जब ब्लड इससे पास करता है, इसके अंदर जाता है तो ब्लड बोल रहा हूं मैं, वाटर जब इसके अंदर जाता है तो अपने साथ घुलित ऑक्सीजन को, यानी कि ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन को, वाटर के साथ जो ऑक्सीजन पहले से डिजॉल्व है वो उसके पास जाती है। और इसके जो सेल्स होते हैं, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो इन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है डिफ्यूजन के थ्रू। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली गई। उसी प्रकार से छोटे छोटे जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, भोजन के जो टुकड़े होते हैं, जो तैर रहे होते हैं पानी के साथ ही, एक जगह से दूसरी जगह बह रहे होते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं और वहीं से ये अपना भोजन प्राप्त कर लेती है। यानी कि इसके पास किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट करने का सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये सिंपलर ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म है। लोअर ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है। आप चाहे तो इसका डायग्राम बना सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हम डिटेल में एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। ध्यान रखिए, पढ़ेंगे, भागेंगे नहीं, पढ़ेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको ट्रांसपोर्ट करने में क्या हो रहा है, ये ब्लड के थ्रू नहीं, ये वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ये किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वाटर के थ्रू। वाटर में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है, या अच्छा मान लीजिए ये ऑक्सीजन तो चला गया, अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के थ्रू होते हुए बाहर चला जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड उसी तरह से बाहर चली जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन जब हम हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं, इन छोटे छोटे जंतुओं से जब हम ऐसे जंतुओं की तरफ बढ़ते हैं जिनका शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बना हुआ है, और कोशिकाओं से ही नहीं, वे कोशिकाएं एक जगह एकत्रित होकर ऊतक बनाते हैं, यानी कि टिश्यूज का फॉर्मेशन करती हैं। टिश्यूज अलग अलग प्रोपोर्शन में एक साथ मिलकर अंग बनाती हैं, यानी कि ऑर्गन का फॉर्मेशन करती हैं। बहुत सारे ऑर्गन एक दूसरे से इंटरेक्शन करके, एक दूसरे के बीच में सामंजस्य बैठा करके एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो उनमें किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है? क्या मैं पानी में जाकर बैठ जाऊं और मैं मुंह खोल दूं, मेरे अंदर ऑक्सीजन चले जाएगी? नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारे लिए कुछ और सिस्टम है, और ये सिस्टम काम करता है ब्लड के थ्रू। ये सिस्टम किसके थ्रू काम करता है? ब्लड के थ्रू। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाती है, और हम पिछले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन के पास इतनी शक्ति होती है कि वो ऑक्सीजन को भी बाइंड कर सके,
टेम्पोरली, यानी कि कुछ समय के लिए बाइंड करे फिर छोड़ देगा, ले जाके किसके पास छोड़ देगा, टिश्यू के पास छोड़ देगा कि भैया लीजिए मैं ऑक्सीजन को ले आया हूं, आप रख लीजिए, ये ऑक्सीजन का जो काम होगा करिएगा, हमको कार्बन डाइऑक्साइड दीजिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमको बाहर वातावरण को देना है। किसको देना है? वातावरण को। यानी कि हायर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इन सभी काम के लिए एक टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लड। क्या होता है? ब्लड। तो मैं लिख ही देता हूं, इन लोअर ऑर्गेनिज्म, इन लोअर ऑर्गेनिज्म यानी कि छोटे छोटे जंतुओं में, निचले वर्ग के जंतुओं में, निचले वर्ग यानी कि यहाँ पे जाति की बात नहीं की जा रही है कि निचले वर्ग, यहाँ पे ऐसा बात किया जा रहा है कि इनका जो शरीर है वो सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर ऑर्गेनिज्म, लोअर मत लिखिए क्योंकि ये एक प्रकार का, सिंपलर लिखिए, सिंपलर ऑर्गेनिज्म, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ substances takes place via diffusion। अब डिफ्यूजन आप पढ़ के आए हुए हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि हमने ये जो टर्म है इसके बारे में पूरे डिटेल में पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है, डिफ्यूजन। ठीक है ना? डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन आ रही है या कुछ भी आ रहा है और ये उसको एब्जॉर्ब कर ले रही है, अपने अंदर ले रही है और उससे अपने काम कर रही है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसी प्रकार से बाहर भी जा रहा है। बट इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म this process happens via a special fluid called blood। किसके थ्रू होता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में, यानी कि उच्च जो रचना वाले जंतु होते हैं जिनका जो शरीर है वो हायर कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ता है, उनमें एक प्रकार का खास तरह का फ्लूइड होता है और इस फ्लूइड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ जाती है? टिश्यूज के पास जाती है, टिश्यू के पास, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐसे आता है कि नहीं आता है? एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जाती है टिश्यू के पास और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे आता है, और ये कर कौन रहा है? ये जो काम है ले जाने का, ये कर कौन रहा है? ये ब्लड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कीजिए इसको। उसके बाद हम ब्लड के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी अबाउट ब्लड। व्हाट इज ब्लड, व्हाट इज इट्स कंपोनेंट, ब्लड का कंपोनेंट क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मिटा रहा हूं, ठीक है? और मैं आपसे ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आपने पिछला वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा होगा तो जाके पढ़ लीजिएगा। ब्लड, it is fluid connective टिश्यू। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, कनेक्टिव कहने का मतलब क्या है? ये एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करता है, इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बुक्स हैं जो इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलती हैं। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलती हैं, यानी कि झूठी कनेक्टिव टिश्यू, ऐसा क्यों बोलती है मैं अभी बता रहा हूं। देखिए, किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में क्या होना चाहिए? कनेक्टिव टिश्यू में सिर्फ देखिए, इसको देखिए, कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेल्स के बीच में जगह होनी चाहिए, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस होना चाहिए। ये सेल्स हैं और सेल्स के बीच में क्या होना चाहिए? जगह होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर क्या होना चाहिए? स्पेस होना चाहिए। और जो असली में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है
उसमें फाइबर्स होते हैं। उसमें क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं। उसमें क्या होते हैं? ऐसे ऐसे फाइबर्स होते हैं, और ये फाइबर्स इन सेल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। ध्यान से सुनिए, जो असली में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो असली में कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनमें फाइबर्स होते हैं, और ये फाइबर्स इन सेल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन ब्लड के केस में ये फाइबर्स नहीं होते हैं। ब्लड के केस में फाइबर्स नहीं होते हैं। फाइबर के जगह पर एक फ्लूइड होता है। क्या होता है? फ्लूइड। फाइबर की जगह पर क्या होता है? फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। ये क्या है? ये है इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब दो सेल्स के बीच की जगह को बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इस स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटर सेल्यूलर स्पेस। और इस स्पेस में जो भी पड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, substance which found in intercellular space, ICS। यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में जो भी सब्सटेंस पाया जाएगा उसको मैट्रिक्स, आधार द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार द्रव्य। और ये तो सेल्स हैं। ये क्या है? ये सेल्स हैं, सेल्स। तो ब्लड के केस में जो ये मैट्रिक्स दिख रहा है, ब्लड के केस में ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है, ये सेल्स सिक्रीट नहीं करती हैं। ब्लड के केस में ये बीच में जो मैट्रिक्स दिख रहा है, ये ब्लड सिक्रीट नहीं करती हैं। इसीलिए ब्लड को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। ब्लड इज ऑल्सो नोन एज फ्लूइड फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, ऑल्सो नोन as false connective tissue। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं? रीजन, इसका रीजन लिखिए। बिकॉज blood cells do not secrete एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी कि सेल्स के बाहर जो मैट्रिक्स है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलने का मतलब यह है कि सेल्स से बाहर मैट्रिक्स। इसके बारे में लिख लीजिए, इसका पूरा फुल फॉर्म, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। और दूसरा कारण, ECM do not have fibers। इनके पास फाइबर्स नहीं होता है। ये जो ECM है यानी कि इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में किसी भी प्रकार का फाइबर नहीं होता है। इसी के कारण ब्लड को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं? फॉल्स। और ये जो मैट्रिक्स होता है ब्लड में, ब्लड के केस में ये जो मैट्रिक्स होता है ये फ्लूइड होता है, और इस फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लाज्मा। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। समझ में आया? ब्लड इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर। और ब्लड का जो पीएच होता है, पीएच ऑफ ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली 7.4 होता है। ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7.4। ध्यान से देखिए, ब्लड के केस में ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो सेल्स के द्वारा सिक्रीट नहीं किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है इनमें फाइबर्स नहीं है, डू नॉट हैव फाइबर्स, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का फाइबर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लूइड, और फ्लूइड का नाम है प्लाज्मा। यानी कि ब्लड में कुछ सेल्स होंगी और सेल्स के बीच में प्लाज्मा होंगी, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि प्लाज्मा के अंदर सेल्स तैर रही होंगी। ध्यान से सुनिए, आप ऐसे बोल सकते हैं कि प्लाज्मा के भीतर, प्लाज्मा में सेल्स तैर रही होंगी, और ये सेल्स अलग अलग प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, वो हम बाद में पढ़ेंगे। और ब्लड जो होता है वो स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है, यानी कि हल्का सा कड़वा होता है,
किसमें? नेचर में, क्योंकि इसका जो पीएच होता है वो पानी के पीएच से 0.4 ज्यादा होता है। समझ गए? नोट करिए इसको। नोट करिए, आराम से नोट करिए। इंटरसेलुलर स्पेस, मैट्रिक्स क्या होता है? ये इंटरसेलुलर स्पेस में जो भी कुछ पाया जाएगा उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और ब्लड के केस में जो मैट्रिक्स होता है फ्लूइड होता है, और फ्लूइड का नाम क्या है? प्लाज्मा। मिटाऊं? मिटा दूं? कंपोजिशन ऑफ ब्लड, अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अगर आराम से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, समझ समझ के पढ़िएगा, तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। बाकी रट के और भाग जाने से कोई फर्क तो वैसे भी नहीं पड़ने वाला है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। हेडिंग मैं इसलिए लिख देता हूं कि अगर मैं हेडिंग नहीं लिखूं और मिटा दूं तो ब्लड हो जाएगा, इसीलिए मैं पहले हेडिंग लिख देता हूं। बरसेगा सावन झूम झूम के। ब्लड मेनली दो चीजों से बना होता है। पहला फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड, समझा रहा हूं, एक एक चीज समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए, आप लिखिए। फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा अभी अभी हम समझ गए हैं कि ब्लड में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, जो फ्लूइड होता है, उसी को हम प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है? और फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि सेल्स, सेल्स ये ब्लड का जो टोटल वॉल्यूम होता है, मान लीजिए ये ब्लड है, हम इसमें ब्लड ले रहे हैं। ब्लड के टोटल वॉल्यूम का 55% ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ब्लड के टोटल वॉल्यूम का 55% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ध्यान से सुनिए, ब्लड के टोटल वॉल्यूम का 55% होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, 55%। एंड जो रेस्ट 45% है वो होता है प्लाज्मा, वो होता है 45% प्लाज्मा। यानी कि ब्लड में 55% फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि सेल्स होती हैं, और जो बचा खुचा पार्ट है वो प्लाज्मा के रूप में होता है। सेल्स में कौन कौन सी सेल्स होती हैं? एरेथ्रोसाइट, डराने के लिए, और दुलार से आरबीसीज, ल्यूकोसाइट डराने के लिए और प्यार से डब्ल्यूबीसीज। ठीक है? उसी के बाद प्लेटलेट्स, ये 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं ब्लड में। हालांकि प्लेटलेट्स सेल्स नहीं होती हैं, ये सेल की फ्रेगमेंट्स होती हैं, सेल फ्रेगमेंट्स। मेगा कैरियोसाइट के छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए ये सेल है और ये सेल छोटा छोटा टूट रहा है, क्या हो रहा है? छोटा छोटा टूट रहा है, ऐसे टूट रहा है, छोटा छोटा टूट रहा है। तो ये जो सेल्स है इसका नाम है मेगा कैरियोसाइट, और इस मेगा कैरियोसाइट के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वही होते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स असली में सेल नहीं होता है, ये सेल्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ये सेल्स के क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़े। असली में मेगा कैरियोसाइट होता है, और मेगा कैरियोसाइट के छोटे छोटे टुकड़े को हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। ये दोनों असली में सेल्स होती हैं। एरेथ्रोसाइट जिनको हम आरबीसीज भी बोलते हैं, या इनको हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। इसी का पूरा नाम लिख दे रहा हूं, रेड ब्लड सेल्स। इनको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है? यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में एरिथ्रोसाइट, आरबीसीज, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स जो सेल फ्रेगमेंट्स होती हैं, ये मेगा कैरियोसाइट के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको हम सेल फ्रेगमेंट्स या प्लेटलेट्स बोल सकते हैं। अब देखिए जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में बहुत सारी चीजें होती हैं। प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर होता है,
यानी कि 92% प्लाज्मा में वाटर होता है। ध्यान से सुनिए, टोटल ब्लड का 55% फॉर्म्ड एलिमेंट है, टोटल ब्लड का 45% प्लाज्मा है। अब जितना प्लाज्मा है, मान लीजिए 1 लीटर प्लाज्मा है, 2 लीटर प्लाज्मा है, जितना भी है, तो उस पूरे प्लाज्मा का 92%, 90 या 92%, 92% वाटर है, यानी कि पानी है, उसमें पानी है। क्या है? पानी। उसके बाद 6 to 8% प्रोटीन होते हैं और 1 से 2% अदर सॉल्यूट होते हैं। समझ गए? प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर होता है, 6 to 8% प्रोटीन होता है। प्रोटीन हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, और 1 से 2% अलग अलग सॉल्यूट होते हैं। ये सॉल्यूट क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं, जो क्या बोलते हैं, हमने जो भोजन किया है, ग्लूकोज वो भी ब्लड में गया है, हमने जो भोजन के रूप में एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड जो भी खाया है वो भी ब्लड में है, हमारे ब्लड में यूरिया भी है, हमारे ब्लड में जो क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो 1-2% में आती हैं। उसके बाद ब्लड में प्रोटीन है, फाइब्रोनोजिन है, उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन है, उसके बाद एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, बहुत सारे प्रोटीन हमारे ब्लड में होते हैं, ब्लड के प्लाज्मा में होते हैं। ठीक है? और 90 to 92% जो प्लाज्मा होता है वो वाटर का ही बना हुआ होता है। समझ गए? फॉर्म्ड एलिमेंट्स को सॉलिड पार्ट भी बोलते हैं। सॉलिड होता है, और ये कैसा होता है? फ्लूइड। ध्यान रखेंगे। अब इसको अच्छे से करिए नोट डाउन, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, आराम से। देखिए, ये जो कंपोजिशन वाला पार्ट है ये आपको नहीं दिख रहा होगा, अगर आपको इसका स्पेलिंग नहीं दिख रहा है तो इसका स्पेलिंग है कंपोजिशन। जो मेरे सामने वाला जो लाइट है वो यहाँ पे पड़ रहा होगा, जिसके कारण इतना पार्ट नहीं दिख रहा है। तो कंपोजिशन का आप स्पेलिंग देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है? कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि ये ब्लड जो है किन किन चीजों से बना हुआ है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फ्लूइड पार्ट, प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, जो मेगा कैरियोसाइट के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो ब्लड में तैर रहे होते हैं। फ्लूइड पार्ट में प्लाज्मा है, 90 to 92% वाटर, 1 to 2% सॉल्यूट, अदर सॉल्यूट, यहाँ पे अदर लिख लीजिए, अदर सॉल्यूट, और 6 to 8% प्रोटीन। हम इसके आगे चलते हैं और ध्यान से देखिए, पहले हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, बाद में हम एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसीज के बारे में पढ़ेंगे। जब आरबीसीज के बारे में पूरा पढ़ लेंगे तब हम ल्यूकोसाइट, उसके बाद हम प्लेटलेट्स, उसके बाद हम इसी तरह से फर्दर बढ़ने वाले हैं। पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लाज्मा, क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक है, पहले ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और आगे इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। ध्यान से समझ गए होंगे। अब हम टॉपिक डाल सकते हैं प्लाज्मा। अजीब सा नाम है, प्लाज्मा। इट इज पेल येलो कलर्ड फ्लूइड। इट इज पेल येलो का मतलब हल्का पीला, पेल येलो कलर्ड फ्लूइड, पार्ट ऑफ द ब्लड, पार्ट ऑफ द ब्लड का फ्लूइड पार्ट हो जाता है, पार्ट होता है। पेल येलो का यानी कि हल्का पीला द्रव्य है। कैसा द्रव्य है? स्ट्रॉ कलर्ड भी लिख सकते हैं, स्ट्रॉ। एनसीईआरटी में स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड लिखा है, तो आप स्ट्रॉ कलर्ड भी लिख सकते हैं, पेल येलो भी लिख सकते हैं, जो मन करे आप लिख सकते हैं। प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं बताइए? 90 to 92% वाटर। अब वाटर का चाहे तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं H2O, बाकी नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि वाटर तो वाटर होता है, वाटर में क्या ही लिखना है। उसके बाद 6 to 8% प्रोटीन होता है। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? मेनली हम यहाँ पे सारे प्रोटीन का नाम नहीं लिखने वाले हैं, ऑब्वियसली नहीं लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में जितना है उतना ही लिखेंगे।
सभी प्रोटीन का एकदम लिस्ट बना के बैठ जाए और उन सभी को देखते रहें तो हमको अपना सिलेबस कंप्लीट करने में दिक्कत होगा। हम उन्हीं प्रोटीन्स के बारे में जानेंगे जितना हमारे सिलेबस में है और जितना हमको इस चैप्टर में जरूरी है। ठीक है, पहला है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन। दूसरा है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन। तीसरा है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजेन। चौथा है प्रोथ्रोम्बिन। इस तरह से हमारा जो सिलेबस का काम है वो चल जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, यानी कि ये जो 6 to 8% प्रोटीन है उनमें पहला एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, उसके बाद अदर सॉल्यूट जो है, अदर सॉल्यूट, अदर सॉल्यूट। अच्छा, सॉल्यूट का क्या मतलब होता है? देखिए, सॉल्यूट का मतलब समझा दे रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो। मान लीजिए ये एक बीकर है जिसमें हमने पानी ले लिया। क्या ले लिया? पानी। तो पानी घुल सकता है या घुला सकता है? ऑब्वियसली बात है कि घुला सकता है। तो जो घुला सकता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और मैं मान लीजिए इसमें चीनी डाल दूं तो चीनी घुल सकता है। घुल सकता है कि नहीं घुल सकता है? तो चीनी को हम बोलते हैं सॉल्यूट। तो ये है सॉल्वेंट, यानी कि प्लाज्मा में वाटर सॉल्वेंट के रूप में काम कर रहा है और ये बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सॉल्यूट के रूप में घुली हुई हैं। वो सॉल्यूट के रूप में घुली हुई हैं, तैर रही हैं, या घुल गई हैं, पूरा का पूरा घुल गई हैं, या हो सकता है उसमें तैर भी रही हो। ठीक है, समझ गए ना? सॉल्वेंट का मतलब होता है कि कोई चीज अपने अंदर किसी चीज को घुलाने की क्षमता रखता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। विलायक। सॉल्यूट बोलते हैं जो अब घुल जाए, जो विलायक के अंदर जाके घुल जाए, जैसे चीनी, नमक, यूरिया, ये सारी चीजें पानी में घुल सकती हैं, जैसे इथाइल अल्कोहल, ये सारी चीजें जाके पानी में घुल सकती हैं, इसीलिए इनको विलेय बोलते हैं और पानी को विलायक बोलते हैं। समझ गए ना? तो अदर सॉल्यूट के रूप में कुछ आयंस होते हैं। आयंस जैसे H+, HCO3 माइनस, K+, Cl-, ये सारे आयंस। न्यूट्रिएंट के रूप में ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज कहां से आ रहा है? ये ग्लूकोज देखिए, जब हम भोजन करते हैं तो हमारी छोटी आंत में क्या होता है? विलाई होता है। ये विलाई हमारे भोजन को अब्जॉर्ब करके कहां भेज देती है? ब्लड में। तो यहां से ये जो ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड, ये सारी हमारे छोटी आंत से डायरेक्ट ब्लड में आ रही है, तो वहां से ब्लड में आ रही है। एमिनो एसिड है, उसके बाद फैट है, फैट यानी कि लिपिड है, ये सारी चीजें। विटामिन्स हैं, विटामिन्स हैं, तो ये सारी चीजें हमारे ब्लड में है। उसके बाद वेस्ट मटेरियल भी है। नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीजें हमारे ब्लड में मौजूद हैं। ध्यान से देखिए, अदर सॉल्यूट के रूप में हमारे ब्लड में H+, बाइकार्बोनेट आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, ये सारी चीजें हमारे ब्लड में होती हैं। इन सभी के बारे में हम तो किस में पढ़ चुके हैं? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में पढ़ चुके हैं। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट ग्लूकोज, हमने देखा है अभी अभी कि छोटी आंत में जब ब्लड का डाइजेशन होता था, ब्लड एब्जॉर्ब होती थी विलाई के थ्रू, तो विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाती थी और वहां से ये ग्लूकोज आया है, एमिनो एसिड आई है, फैट आया है और विटामिन आई है, मिनरल्स भी होते हैं। वेस्ट मटेरियल यानी कि ऐसे पदार्थ जिनका हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई उपयोग नहीं है और ऐसे पदार्थ का निकलना जरूरी है, तो जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सारी चीजें हमारे ब्लड में मौजूद होती हैं। ठीक है, सॉल्यूट के रूप में जो प्रोटीन होते हैं उनमें एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, सभी प्रोटीन के बारे में ध्यान से एक एक करके पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिएगा। ये जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है ये मेनली 3 प्रकार का होता है: अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन एंड गामा ग्लोब्यूलिन। और ये जो गामा ग्लोब्यूलिन होता है इसी को हम बोलते हैं इम्यूनो ग्लोब्यूलिन। ये क्या करता है? प्रोवाइड इम्यूनिटी फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स एंड डिसीजेज। यानी कि गामा ग्लोब्यूलिन जो होता है उनको हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन बोलते हैं, यानी कि ये हमारे
प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती हैं। ये हमें सुरक्षा प्रोवाइड करती हैं किनसे, बाहर से आने वाले जो फॉरेन पार्टिकल हैं, जो ऐसे पार्टिकल हैं जिनसे हमारे शरीर को क्या है, जिनसे हमारे शरीर में बीमारियां पैदा हो सकती हैं, वो ये जो गामा ग्लोब्यूलिन है वो उनसे लड़कर और हमारे शरीर को निरोग बनाती है, स्वस्थ बनाती है। इसीलिए इनको इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी बोलते हैं। और इन दोनों भाई साहब के बारे में हमको अपने सिलेबस में पढ़ना ही नहीं है। इनके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है डिसीजेज वाले चैप्टर में, क्लास 12th में। वहां पे हम गामा ग्लोब्यूलिन के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे और हम अपने शरीर में होने वाले अलग अलग रोगों को समझेंगे और हमारा शरीर उससे कैसे कोप अप करता है, कैसे अपने आप को बचाता है, उन सभी के बारे में समझेंगे और वहां पे गामा ग्लोब्यूलिन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कहीं नोट डाल के लिख लीजिए कि इसके बारे में क्लास 12th में डिसीजेज वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ना है। तब तक के लिए सब्र करना है, तब तक के लिए क्या करना है, सब्र करके रखना है। तो प्लाज्मा के बारे में हमने देख लिया, 90 to 92% वाटर होता है, 6 to 8% प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। ये जो दोनों प्रोटीन होते हैं हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ये हमारे ब्लड को थक्का बनने में मदद करते हैं। कब मदद करते हैं? जब मान लीजिए हमारा हाथ कट जाए, पैर कट जाए या कुछ कट जाए, तो उस समय ये दोनों हमारे ब्लड को थक्का बनने में मदद करते हैं और वहां पे हमारे कटे हुए स्थान पे एक जाल जैसे रचना को बना देते हैं, जिसके कारण ब्लड आना, अंदर से बाहर ब्लड आना बंद हो जाता है। तो ये दोनों क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में काम करते हैं और हमारे ब्लड को मदद करते हैं थक्का बनाने में, जब हमारे हाथ या पैर कट जाता है तब। समझ गए होंगे? नोट डाउन कीजिए, इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। यहाँ पे आप अमोनिया भी लिख सकते हैं, अमोनिया। इम्यूनोग्लोबिन समझ गए? जैसे फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस भी लिख सकते हैं। बैक्टीरिया से बचाता है, वायरसेस से बचाता है, वायरसेस। ठीक है, ये दोनों ब्लड को थक्का बनने में मदद करते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने प्लाज्मा के बारे में देख लिया। हम यहाँ पे इसके बारे में देख लेंगे और उसके बाद हमारा पूरा प्लाज्मा अच्छे से एंड हो जाएगा। समझ गए? एल्ब्यूमिन प्रोटीन के बारे में, ग्लोब्यूलिन के बारे में देख लिया, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन। गामा ग्लोब्यूलिन को इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी बोलते हैं, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। किससे? बैक्टीरिया से, वायरसेस से लड़ के हमारे शरीर को डिसीज से बचाती है। ठीक है, ये दोनों हमारे ब्लड को थक्का बनने में मदद करते हैं एट द टाइम ऑफ व्हेन, जब हमारा हाथ या पैर या बॉडी का कोई भी पार्ट कट या टूट जाता है, उस समय ब्लड को इंटरनली एंड एक्सटर्नली। अब देखिए यहाँ पे दो तरह का ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है। मान लीजिए ऊपर से कहीं कट गया तो उसका जो थक्का बनने का मैकेनिज्म है वो अलग तरीका से शुरू होता है। और मान लीजिए इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, हमारे शरीर के अंदर कहीं चोट लग गया है और अंदर ही अंदर ब्लीडिंग चल रही है, तो उस समय थक्का बनने का मैकेनिज्म अलग होता है। ठीक है, दोनों तरीके से थक्का बनता है ब्लड, लेकिन अंदर और बाहर के थक्का बनने में अलग अलग मैकेनिज्म का यूज होता है, जो हमें अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम पढ़ क्या रहे हैं? हम अपने सिलेबस को पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हम बॉडी पार्ट को काट के या पढ़ना शुरू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेशंस हैं। हर क्लास का, हर स्टैंडर्ड का अपना एक लिमिटेशंस होती हैं। तो हम अपने लिमिट में रह के पढ़ेंगे, क्योंकि ये बायोलॉजी है। बायोलॉजी समुद्र के जैसा है, आप जितना अंदर जाइएगा जाते जाइएगा। हालांकि कोई भी सब्जेक्ट ऐसा ही है, समुद्र के जैसा ही है। प्लाज्मा हमने पढ़ लिया, अब हम अपने एल्ब्यूमिन प्रोटीन को पढ़ेंगे और इसके पढ़ने के बाद देखिए, एल्ब्यूमिन प्रोटीन को पढ़ने से पहले हमको एक चीज जानना पड़ेगा, ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस हम क्लास 9th में भी पढ़ते हैं, हो सकता है आप भूल गए हो, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ऑस्मोसिस क्या होता है। लेट सपोज हमने एक वाटर का बीकर लिया, इसमें वाटर है, इसमें क्या है? वाटर। और हमने इसमें किशमिश डाल दिया। इसमें क्या डाल दिया? किशमिश। इसमें क्या डाल दिया? किशमिश। इसमें क्या डाल दिया? किशमिश। ये पूरा वाटर से भरा हुआ है और इसको छोड़ दिया, कुछ समय के लिए छोड़ दिया। इसको कुछ समय के लिए क्या किया? छोड़ दिया। तो आप सोच के बताइए कि इसका क्या होगा।
ये जो किशमिश है ये क्या हो जाएंगे, ये बाद में वाटर को अपने भीतर अब्जॉर्ब करके फूल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऐसे फूल जाएंगे, ऐसे क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, ऐसे क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, ऐसे क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। ऐसा हुआ क्यों है? यही प्रक्रिया ऑस्मोसिस कहलाती है। यही प्रक्रिया ऑस्मोसिस कहलाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस। अभी आपको समझ में आया नहीं होगा, इसीलिए हम थोड़ा सा और एग्जाम्पल पे चलते हैं और अच्छे से समझाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने मार्कर में इंक डाल लेता हूं, तो 1 या 2 मिनट का समय दीजिए। ये प्रक्रिया जो हुई है ये ऑस्मोसिस के कारण हुई है, लेकिन आखिर कैसे हुई है, आखिर ये प्रक्रिया हुई कैसे है? देखिए, लेट सपोज ये एक क्लोज्ड बीकर है। ये क्या है, एक क्लोज्ड बीकर है। हम इसको दो भाग में बांट लेते हैं, दो भाग में। इधर हम प्योर वाटर रखते हैं, इधर हम क्या रखते हैं, प्योर वाटर, प्योर वाटर, प्योर वाटर। और इधर हम शुगर का सिरप रखते हैं। शुगर सिरप यानी कि ऐसा पानी जिसमें शुगर घुला हुआ है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसमें हम चाशनी रख दे रहे हैं। क्या रख दे रहे हैं, चाशनी। इधर प्योर वाटर है। आप अलग अलग कलर से बनाइएगा ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कौन सा प्योर वाटर है, कौन सा शुगर सिरप है, ठीक है ना। इसको हम ए पार्ट बोल देते हैं, इसको हम बी पार्ट बोल देते हैं। और ये बीच में जो दीवार है, ये दीवार जानते हैं किस चीज की है? ये दीवार है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और हम एक बात जानते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल। या इसको दूसरे भाषा में हम, या इसको दूसरी चीजों में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेमी परमिएबल को, पर परमिएबल। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल, अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य, सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, परमिएबल। हो सकता है स्पेलिंग गलती हो, आप देख लीजिएगा इस बुक से। तो इसका कहने का मतलब यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ खासी पदार्थों को अपने आर पार होकर जाने देती है, सभी चीजों को आर पार जाने नहीं देती है। ये क्या है, शुगर सिरप है, शुगर सिरप। ये क्या है, प्योर वाटर है, प्योर वाटर है। तो आप जानते हैं क्या होगा, होगा ये कि पानी पानी यहां से मूव करेगी और इधर की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगी। पानी इधर से इधर की ओर मूव करेगी और इधर की ओर बढ़ना शुरू कर जाएगी। और ऐसा कब तक होगा, ऐसा तब तक होगा जब जब तक दोनों तरफ का गाढ़ापन समान नहीं हो जाए। ऐसा तब तक होगा जब तक दोनों तरफ का गाढ़ापन समान नहीं हो जाए। यानी कि इसका डाइल्यूशन ये तब तक डाइल्यूट होगा जब इधर भी उतना ही कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो जाए जितना इधर है। जितना इधर से इधर का मतलब पानी जो है ए से बी की ओर मूव करेगी, पानी जो है ए से बी की ओर मूव करेगी। कब तक मूव करेगी, जब तक दोनों का जो क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन है वो समान नहीं हो जाता है, तब तक वो मूव करती रहेगी, तब तक वो क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी। और इसी प्रोसेस को द वेरी प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है, हम इसको लिख लेते हैं ऑस्मोसिस के बारे में छोटा सा। ऑस्मोसिस के बारे में डिटेल में आपको सेल चैप्टर में पढ़ना होता है, तो आप वहां पे पढ़ेंगे सेल चैप्टर में। लेकिन यहां पे हम अपना काम चलाने के लिख लेते हैं मूवमेंट ऑफ, क्रांति नहीं, क्रांति नहीं, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। पानी तब तक मूव करने की कोशिश करेगी जब तक दोनों तरफ की सांद्रता क्या नहीं हो जाए, समान नहीं हो जाए। करेगी, कोशिश करेगी, होगी या नहीं होगी वो हम नहीं जानते हैं।
यानी कि पानी इधर से इधर की ओर मूव करती है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो चयनात्मक होती है, वो पानी को जाने तो दे रही है लेकिन ग्लूकोज को यानी कि शुगर को जाने नहीं दे रही है, क्योंकि शुगर के मॉलिक्यूल बड़े बड़े होते हैं कंपैरिजन टू वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल से बड़े होते हैं शुगर के मॉलिक्यूल, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ वाटर इधर से इधर जाएगी। हो सकता है वाटर इधर से इधर भी आए, लेकिन जो नेट मूवमेंट है यानी कि नेट पानी इधर से ही इधर की ओर मूव करेगा, ताकि ये डाइल्यूट हो, ताकि ये क्या हो जाए, डाइल्यूट हो जाए, ताकि इधर का पानी इसके कंपैरिजन में थोड़ा थोड़ा बराबर आने लगे कि अब दोनों तरफ से जो डाइल्यूशन है, जो दोनों तरफ का जो गाढ़ापन है वो सेम हो जाए। जैसे मान लीजिए आप चीनी और पानी का घोल लीजिए, और आप क्या कीजिए, आप अपने भाई के कप में या जो ग्लास में आप अपने उस घोल का, अपने उस विलियन का, अपने उस सॉल्यूशन का ऊपर वाला पोर्शन उसको दे दिया। तो आप बोलिए कि उसके उसके जो ग्लास में है, उसके ग्लास में कम गाढ़ा पानी जाएगा कि ज्यादा गाढ़ा पानी जाएगा? ऑब्वियसली अगर आपने ऊपर वाला ही दे दिया है तो कम गाढ़ा पानी जाएगा। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा अपने में से देते जाएंगे और घुलाते जाएंगे, देते जाएंगे, घुलाते जाएंगे, और आप देखेंगे कि कहाँ पे समान हो रही है। आप जब तक समान नहीं कर देंगे तब तक क्या होगा, सॉरी, समान कर देंगे या नहीं कर देंगे वो तो अलग बात है, लेकिन हम ऐसा कोशिश करेंगे कि दोनों में सांद्रता जो है, जो दोनों में शुगर का कंटेंट है, जो दोनों में चीनी का जो मात्रा है वो बराबर हो जाए। नहीं तो होगा ये, वो पानी पी रहा होगा और आप एकदम मीठा मीठा क्या पी रहे होंगे, आप एकदम मीठा मीठा शरबत पी रहे होंगे, हो सकता है ऊपर ऊपर से उठा के दे दिए वो पानी पी रहा है। तो इसमें भी वही हो रहा है, पानी इधर से इधर की ओर मूव करेगा। कब तक मूव करेगा, ये कोशिश करेगा जब तक दोनों की सांद्रता समान नहीं हो जाए, दोनों की सांद्रता समान नहीं हो जाए। इस केस में तो नहीं होगी। इस केस में क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस केस में इधर थोड़ा सा भी कोई सॉल्यूट है ही नहीं, इधर हमने प्योर सॉल्वेंट ले लिया है, इधर हमने प्योर वाटर ले लिया है, तो इस केस में होने वाला नहीं है। लेकिन आप इससे समझ गए शुगर मूव नहीं कर सकती है, शुगर मूव नहीं कर सकती है, शुगर मूव करना भी चाहे तो नहीं कर सकती है, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर जा रही है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसको मन करेगा तो जाने देगी, नहीं मन करेगा तो नहीं जाने देगी। ये वाटर को तो जाने दे रही है, ये वाटर को अपने से होकर तो जाने दे रही है, लेकिन शुगर को जाने नहीं दे रही है। समझ गए होंगे? तो ऑस्मोसिस का मतलब ये होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन। इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए और हम चलते हैं अपने एल्ब्यूमिन प्रोटीन के बारे में। एकदम अच्छे से नोट डाउन कीजिए। मिटा दिया जाए? मिटा दूं? 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 देखिए, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपको कहाँ पढ़ना है? बायोमोलिक्यूल में पढ़ना है। प्रोटीन कैसे होते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पढ़ना है आपको, वो पढ़ना है आपको जेनेटिक्स में पढ़ना है कि प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है। हर चीज का एक स्थान है, आपको वहां पे डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। लेट सपोज ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं। ये क्या है? हमारी ब्लड वेसल्स। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। लेट सपोज ये हमारी क्या है? ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज। कैपिलरीज बोलिए क्योंकि कैपिलरीज बहुत पतली पतली होती हैं, कैपिलरीज। और ब्लड, हमारे ब्लड कैपिलरीज में क्या बहता है? शुगर सिरप। क्या बहता है? शुगर सिरप। यानी कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें क्या बह रहा होता है? उनमें शुगर सिरप बह रहा होता है। अरे, ब्लड बह रहा होता है। नहीं तो मालूम चले आप किसी का ब्लड पी रहे हैं, वाह क्या शुगर कंटेंट है, वाह कितना मीठा खून है। ऐसा नहीं होता है। ब्लड बह रहा है अपने प्रेशर के साथ, अपने प्रेशर के साथ ब्लड आगे की ओर बह रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, ये है टिश्यू, ये है सेल्स। ये जो जगह है, खाली जो जगह दिख रहा है आपको, ये बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टिश्यू स्पेस। टिश्यू स्पेस।
क्या बोलते हैं इसको? टिश्यू स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? टिश्यू स्पेस। ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरी। तो हमारे ब्लड कैपिलरी में ब्लड अपने प्रेशर के साथ बह रही है, ब्लड के पास कुछ प्रेशर होता है, उस प्रेशर के साथ बह रही होती है। जैसे आप जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर आपके हाथ में, बाह में एक कफ लाइक स्ट्रक्चर बांधता है, और बांध कर उससे क्या करता है? आपका बीपी चेक करता है। बीपी यानी कि ब्लड का प्रेशर, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, जो भी है ब्लड प्रेशर। तो ये ब्लड प्रेशर का क्या मतलब होता है? ब्लड प्रेशर का मतलब होता है ये जो फ्लूइड, अंदर का फ्लूइड है, इस आर्टरी पे, इस वेन पे या इस आर्टरी पे जितना प्रेशर लगा रही होती है, उसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। डिटेल में आपको अभी नहीं जानना है। अब क्योंकि यहां पे ब्लड प्रेशर लग रहा है, और ये क्योंकि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, तो इसमें कुछ खाली जगह होने के कारण ये जो ब्लड है, इसमें से कुछ चीजें लीक आउट हो रही हैं। ब्लड से कुछ फ्लूइड लीक आउट हो रहा है, लीक आउट। ये जो ब्लड है, इसमें से कुछ फ्लूइड लीक हो रहा है, लीक ब्लड से क्या हो रहा है? लीक हो रहा है। ब्लड से कुछ फ्लूइड क्या हो रहा है? इधर की ओर भी लीक हो रहा है, ऊपर की ओर भी लीक होगा, मतलब चारों तरफ लीक हो रहा है। तो आप ध्यान से सोचिए, मान लीजिए किसी इंसान के अंदर, किसी इंसान के ब्लड वेसल्स में, किसी इंसान के ब्लड वेसल्स यानी कि उसकी जितनी भी नसें हैं, उसमें 5 लीटर खून दौड़ रही है, और 5 लीटर खून दौड़ रही है क्योंकि उनके पास प्रेशर है, और दिन भर के प्रेशर और दौड़ने के कारण मान लीजिए 3 लीटर खून उन्होंने कहां पे भेज दिया? टिश्यू स्पेस में भेज दिया। मान लीजिए यहां पे आ गया, कुछ प्लाज्मा लीक होके यहां पे आ गया। तो आप सोचिए कि 5 लीटर में से 3 लीटर प्लाज्मा चला गया, तो क्या बचेगा? 2 लीटर ब्लड बचेगा, किसमें? इसमें बचेगा। तो आप सोचिए इसमें जितना प्रेशर होना चाहिए उससे प्रेशर कम होगा कि ज्यादा हो जाएगा? आप ऐसा सोचिए कि आपको किसी पाइप के थ्रू पानी ले जाना है, आपको किसी पाइप के थ्रू पानी ले जाना है, और आपने मोटर से पाइप को लगा दिया है, और आपने मोटर को ऑन कर दिया है, और आप उस वाटर को ऊपर ले जाना चाहते हैं, या जहां भी ले जाना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अंतिम में जो टर्मिनल पोर्शन है, पाइप का जो टर्मिनल पोर्शन है, अंतिम छोर है, वहां पे जो पानी है वो प्रेशर से बाहर निकले। और आपके घर का एक बदमाश बच्चा जाता है और पूरे पाइप में छोटा छोटा छेद कर देता है। तो आप सोचिए कि उसका टर्मिनल पोर्शन यानी कि अंतिम जो हिस्सा है, उसमें से पानी प्रेशर से निकलेगा या प्रेशर से नहीं निकलेगा? ऑब्वियसली बात है कि नहीं निकलेगा, क्योंकि सारा का सारा पानी लीक कर रहा होगा, इधर उधर से लीक कर रहा होगा। उसी प्रकार से अगर सारा का सारा प्लाज्मा अगर इधर लीक कर जाए, तो इससे होगा क्या? इससे पहले तो ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, यानी कि ब्लड की मात्रा कम होगी, और ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाने से ब्लड का प्रेशर भी कम हो जाएगा। ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम मरमुरा जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे? मरमुरा जाएंगे। इसी से कोप अप करने के लिए, इसी से बचाने के लिए, इसी चीज से बचाने के लिए हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। क्या होता है? एल्ब्यूमिन। इसको और लंबा खींचिए, इन भाई साहब को और लंबा खींचिए। नहीं, इतना मोटा नहीं, बहुत पतला पतला एकदम, क्योंकि ये स्क्वैमस एपिथेलियम है। अगर आपको मालूम नहीं है कि स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है, तो आप इतना समझ लीजिए कि स्क्वैमस एपिथेलियम ऐसी सेल्स होती हैं, ऐसे टिश्यूज होती हैं जो बहुत पतली पतली लाइनिंग का निर्माण करती हैं। अब देखिए यहीं पे आता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? एल्ब्यूमिन। और एल्ब्यूमिन प्रोटीन अपने चारों तरफ आयंस को आयंस से घिरा हुआ रहता है। ये आयंस धनात्मक या ऋणात्मक होंगे, ये हमको अभी नहीं जानना है। आप इतना समझिए कि ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन अपने चारों तरफ आयन को पकड़े हुए रहता है। ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन आयन से घिरा हुआ रहता है। किससे घिरा हुआ रहता है? आयन से। किससे घिरा हुआ रहता है? आयन से। इतना समझ लीजिए कि ये आयन से घिरा हुआ होता है। तो इस आयन से घिरे हुए होने के कारण, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का बढ़ गया। देख रहे थे शुगर सिरप में जिधर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, जिधर शुगर का कंटेंट ज्यादा था, पानी उधर ही मूव कर रही थी। तो होगा ये कि ये जो प्लाज्मा है ये अंदर की ओर आने लगेगी। ये प्लाज्मा जो है कहां आने लगेगी? अंदर की ओर आने लगेगी।
अंदर की ओर क्या होने लगी, आने लगेगी। ये जो प्लाज्मा जो लीक करके बाहर चली गई थी, टिश्यू स्पेसेस में चली गई थी, ये जो प्लाज्मा जो लीक करके टिश्यू स्पेसेस में चली गई थी, वो ब्लड में, ब्लड वेसल्स में आने लगेंगी, जिससे क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि ब्लड का आयतन बढ़ेगा, और जिसके कारण ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस, इसी को ऑस्मोटिक बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। एंड रीस्टोर लीक्ड प्लाज्मा, restored leaked plasma from tissue spaces to blood vessels, to blood vessels। इससे क्या होगा, वॉल्यूम ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, और ब्लड के वॉल्यूम के बढ़ जाने के कारण ब्लड प्रेशर भी मेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेंटेन। मेंटेन मैं इसलिए लिख रहा हूं कि बढ़ने का मतलब कुछ और हो जाएगा, यहाँ पे कम हो गया था और यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा। बढ़ने का मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, वो एक अलग तरीके की बीमारी हो जाएगी, लेकिन हमको यहाँ पे बीमारी नहीं कराना है। तो ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर ज्यादा होने के कारण, इसका कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में होने के कारण, ये जो लीक्ड प्लाज्मा था वो फिर से वापस अंदर आने लगेगा, और इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस करना, इसी को ऑस्मोटिक बैलेंस बोलते हैं, जिसके कारण रीस्टोर होगा, किसका रीस्टोरेशन होगा, लीक्ड प्लाज्मा का। ये जो प्लाज्मा टिश्यू स्पेसेस में आ गई थी, ये फिर से रीस्टोर हो जाएंगे, किसमें रीस्टोर हो जाएंगी, ब्लड वेसल्स में, जिससे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने से ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, मेंटेन हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, गलती बोल दिया मैंने, ब्लड का प्रेशर मेंटेन हो गया। मान लीजिए लेट सपोज आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 120 हो जाना चाहिए, होना ही चाहिए, सबका 120 ही होना चाहिए। तो क्योंकि प्लाज्मा लीक कर जाएगा, तो मान लेते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 90 पे आ गया, कितना पे आ गया, 90 पे। और क्योंकि एल्ब्यूमिन के कारण फिर से ब्लड प्रेशर मेंटेन होके 120 पे आ गया, तो आप इसको ब्लड प्रेशर का बढ़ना ज्यादा प्रेफर करेंगे बोलना है, या मेंटेन हो जाना। 120 था, 120 पे आ गया, यानी कि मेंटेन हो गया, जहां था वहां पे आ गया। हाँ, 150 पे चला जाएगा तो आप बोलेंगे कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे तो मेंटेन हो रहा है, क्योंकि ये जो ब्लड वॉल्यूम कम हुआ था, ब्लड वॉल्यूम जो कम हुआ था, जिसके कारण प्रेशर डिक्रीज हुआ था, उसके कारण अब ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा और प्रेशर मेंटेन होगा। समझ गए ना? इसीलिए मैं इंक्रीज नहीं लिख रहा हूं उसको। ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स हैं। इन सेल्स के बारे में आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ना है। अगर आप पढ़ लिए तो बहुत सुंदर बात है, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ेंगे, चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। इसको नोट डाउन कीजिए, इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। मिटा दूं, मिटाऊं? अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप आराम से पूछ सकते हैं कि हमको ये समझ में नहीं आया है। हालांकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं जिससे आपको पूछने का मौका ही मिले। आप पूछ ही नहीं सकते हैं कि हमको ये समझ में नहीं आया। पूछिएगा तो बताया जाएगा। देखिए, ये एक बीकर है, यहाँ पे हम ब्लड ले रहे हैं। ब्लड में प्लाज्मा होंगी कि नहीं होंगी, प्लाज्मा, आरबीसीज होंगी, आरबीसी, अरे होंगी ना। उसके बाद डब्ल्यूबीसी, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। ये है ब्लड, ये क्या है, ब्लड। इसमें से हम घटा लेते हैं, किसको घटा लेते हैं, ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट यानी कि कौन कौन सी चीजें हम हटा रहे हैं, आरबीसी को हटा रहे हैं,
WBC को हटा रहे हैं एंड प्लेटलेट्स को हटा रहे हैं। इन तीनों चीजों को हम हटा रहे हैं ब्लड में से, ठीक है। तो इन चीजों को अगर हम हटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको प्लाज्मा मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, हम जान चुके हैं कि ब्लड दो ही चीजों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो अगर हम ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हटा लें तो क्या बचेगा ब्लड में, प्लाज्मा। और प्लाज्मा में क्या होता है, पानी होता है, प्रोटीन होता है, कुछ ऐसे प्रोटीन भी होते हैं जो ब्लड को थक्का बनाने में मदद करते हैं। यानी कि ये रहा प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है, ये क्या रहा, प्लाज्मा। अब देखिए इस प्लाज्मा में से उन सारे प्रोटीन्स को, उन सारे फैक्टर को हटा लेना है जो ब्लड को थक्का बनाने में मदद करते हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये प्लाज्मा है, ये क्या है, प्लाज्मा। हम जानते हैं कि प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, बहुत सारे प्रोटीन घुले हुए रहते हैं। ये है प्लाज्मा। प्लाज्मा में से हमको सारे क्लॉटिंग प्रोटीन्स को निकाल देना है। क्लॉटिंग प्रोटीन्स मतलब वे सारे प्रोटीन जो हेल्प करते हैं ब्लड को क्लॉट बनाने में, थक्का बनाने में, क्लॉटिंग प्रोटीन। हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग प्रोटीन निकाल रहे हैं, तो इससे जानते हैं क्या बनेगा, इससे बनेगा सीरम। इससे क्या बनेगा, सीरम, ब्लड का सीरम बनेगा, सीरम। इससे जो भी बनेगा उसको हम बोलते हैं सीरम। तो हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो नाम इसमें करते हैं, जो हम ना इसमें करते हैं, जो नाम इसमें करते हैं, हम सीरम में करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम सेंट्रीफ्यूज करके, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके सबसे पहले फॉर्म्ड एलिमेंट को बाहर फेंकते हैं। उसके बाद जो बचता है उस प्लाज्मा में से हम क्लॉटिंग प्रोटीन को भी निकाल देते हैं, और क्लॉटिंग प्रोटीन को निकाल के जो बचता है उसको हम बोलते हैं सीरम। और बहुत सारे टेस्ट जो है हमारे बॉडी के, बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर लिखते हैं वो सीरम के थ्रू ही चेक किए जाते हैं, समझ गए ना। तो इसी को हम बोलते हैं सीरम। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ ब्लड माइनस माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट, तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और अगर प्लाज्मा में से भी क्लॉटिंग प्रोटीन को निकाल दिया जाए, प्रोटीन, तो इसको हम बोलते हैं सीरम। और मुझे ऐसा लगता होगा कि सीरम आपको समझ में आ गया होगा। तो सीरम भी एक प्रकार का फ्लूइड ही होता है, जिस प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग प्रोटीन को निकाल दिया जाए जो बचता है वो सीरम कहलाता है। जो बचता है वो क्या कहलाता है, सीरम। नोट कीजिए, नोट कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए बाबू। हम देखिए ब्लड में से क्या निकाल दिए, फॉर्म्ड एलिमेंट निकाल दिए, प्लाज्मा। प्लाज्मा में से क्लॉटिंग प्रोटीन निकाल दिए, सीरम। तो आप समझ होंगे, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, मिटा दो, इसमें कुछ खास नहीं समझने के लिए। अब देखिए, अब हमारा टॉपिक है, हमने क्योंकि प्लाज्मा को पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे एरेथ्रोसाइट। एरेथ्रो या एरेथ्रो आप जो भी बोले, एरिथ्रोसाइट, जिनको हम आरबीसी बोलते हैं, आरबीसी, क्या बोलते हैं, आरबीसी। मैं थोड़ा एक सेकेंड के लिए देख लूं कि ये चीज अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कैमरे में, क्योंकि हो सकता है मैं पढ़ाता जाऊं और ये दिखना बंद हो जाए। हाँ, कटने वाला था लेकिन बच गया है। देखिए, ये है रेड ब्लड सेल, ये क्या है, आरबीसी। ये क्या है, आरबीसी। लेकिन ये अभी छोटू चुकी आरबीसी है। छोटू चुकी नहीं मतलब इमैच्योर, इमैच्योर। ये है उसका न्यूक्लियस। क्या ये, न्यूक्लियस। अगर आपने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ लिया तो आपकी बल्ले बल्ले, नहीं पढ़ा है तो आप समझ लीजिए। देखिए, हमने पढ़ा था कि आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, बहुत सारी चीजें आरबीसी के अंदर जाती हैं। तो अगर हम मान लीजिए आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात ये सेल है तो इसके पास भी होंगे। उसके बाद गोल्जी बॉडी बना दे, बहुत सारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दे। तो आप ये सोचिए, आप ध्यान से ये सोचिए कि अगर हम ये सारी चीजें इसके अंदर ठूस देंगे तो ये चीजों को ज्यादा ले जा पाएगा या कम ले जा पाएगा,
ये जो सेल है अगर इसके अंदर बहुत सारी चीजों को ठूस दे तो इसके अंदर दबाव बचेगा या नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। इमैच्योर आरबीसी, तो इसको मैच्योर कराया जाता है, यानी कि इसका मैच्योरेशन होता है, मैच्योरेशन। और मैच्योरेशन के समय क्या होता है? रिमूवल ऑफ न्यूक्लियस, ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीजें इससे निकाल दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसको अपने भीतर गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना होता है, इसीलिए निकाल दी जाती है। अब एक और बात बताइए कि कोई चीज, किसी चीज के भीतर अच्छे से कोई सामान रखा हुआ है, तो हम सामान रखा हुआ है तब वो खुला हुआ दिखेगा, जब निकाल लेंगे तब खुला हुआ दिखेगा। जब हम उसमें से कोई चीज निकाल, जैसे बलून है, बलून में हम हवा भरते हैं तो बलून खुला हुआ दिखता है, तो उसमें से हवा निकाल देंगे, यानी कि पिचका देंगे, जो बाकी हवा जो है वो अगर बाहर चला जाएगा तो बलून क्या होगा? पिचक जाएगा। उसी प्रकार से जब ये इमैच्योर होता है तब ये राउंड होता है। क्या होता है? राउंड, स्फेरिकल होता है। क्या होता है? राउंड, स्फेरिकल भी बोल सकते हैं, स्फेरिकल। लेकिन जैसे ही इसका मैच्योरेशन होता है, मैच्योर होता है, तब इसमें से न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, ER, ये सारी चीजें निकाल दी जाती हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया भी निकाल दिया जाता है। बेचारे का सारा चीज छीन लिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया। सिर्फ इसको बड़ा बनाने के लिए इससे सारी चीजें छीन ली गई। न्यूक्लियस छीन लिया गया, ER छीन लिया गया, गोल्जी बॉडी छीन ली गई, माइटोकॉन्ड्रिया, सारा कुछ छीन लिया गया। इसके पास कुछ नहीं बचा, इसके पास कुछ नहीं बचा, बेचारे के पास कुछ बचा नहीं है। ये कुछ ऐसा हो गया, ये एकदम पिचक गया। क्या हो गया? ये पिचक गया। इसको हम बोलते हैं मैच्योर आरबीसी। मैच्योर आरबीसी, लैक ऑफ, लैक यानी कि नहीं है इसके पास, लैक ऑफ न्यूक्लियस, ER। तो पूछ कर रहे हैं, यहाँ पे छीन लिए हैं तो वहाँ पे कहाँ से हो जाएगा? हाँ, तो लिख ले रहे हैं, दोबारा लिख ले रहे हैं, गोल्जी बॉडी। आप ही तो छीने हैं, हम ही छीने हैं और हम ही पूछ रहे हैं। गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो इसका शेप है, शेप ड्यू टू रिमूवल ऑफ दीज, इनकी रिमूवल के कारण इसका ऐसा शेप हो गया, इन सभी के रिमूवल के कारण ऐसा शेप हो गया। डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि इसमें न्यूक्लियस कुछ भी नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है। इसके पास सारी चीजें थी, माइटोकॉन्ड्रिया था, गोल्जी बॉडी थी, ER था, सारी चीजें थी। लेकिन जैसे ही इसका मैच्योरेशन हुआ है, उसमें न्यूक्लियस, ER, ये सारी चीजें छीन ली गई हैं। क्यों छीन ले गए हैं? ताकि ये अच्छे से, ताकि सो इट कैन ट्रांसपोर्ट gases easily and efficiently, ताकि ये गैसेस को अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर सके, एफिशिएंटली, यानी कि अच्छे से ज़्यादा गैसेस का ट्रांसपोर्ट कर सके। इसके कारण, इसी के कारण इसमें से सारी चीज़ें हटाई गई हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें सांस लेने में, सांस छोड़ने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब ये आराम से ऑक्सीजन को इसमें भर सकता है, जितना ऑक्सीजन इसको ले जाना है वो भर सकता है। इसके कैपेसिटी के अनुसार इसका मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम खाली है, इसके कारण ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ले जा सकता है। इसमें चीजें भरी हुई थी, नहीं ले जा सकता था, कम ले जा सकता था। मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद सारी चीजें छीन ली गई, खाली हो गया, अब ज्यादा से ज्यादा चीजों को ले जा सकता है और ये ट्रांसपोर्ट में अच्छे से मदद करेगा। ठीक है, कीजिए नोटिस को। अच्छे से नोट डाउन कीजिए इसको। मिटाऊं, मिटा दूं, बोलिए 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 बोलिए, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं।
कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? जो बोलो तो जानो गुरु तुमको मानो, चलो ये भी वादा है, सोचा है तुमको देखिए ये है आरबीसी मैच्योर्ड। कैसा है मैच्योर्ड? और अच्छा इसका हम लेंथ देख लेते हैं। इसका जो लेंथ होता है वो 7.5 माइक्रोमीटर होता है इसका लेंथ। और इसका जो टर्मिनल थिकनेस होता है, यहाँ पे जो थिकनेस होता है वो 2 से लगभग 2.2 माइक्रोमीटर। और यहाँ पे मिडिल में इसका सेंटर में जो थिकनेस होता है वो 1 माइक्रोमीटर होता है। समझ गए? समझ गए? इतना जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायमीटर या इसकी लंबाई बोल सकते हैं वो 7.5 माइक्रोमीटर। मिली माइक्रो 10⁻²। देखिए मिली कितना होता है? मिली होता है 10⁻³ मिली माइक्रो 10⁻⁻6 मीटर, यानी कि इतना मीटर छोटा। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? 7.5 × 10⁻⁻6 मीटर। इसी को हम इसमें अगर माइक्रोमीटर में ले जाए तो इतना माइक्रोमीटर बोल सकते हैं। मिली माइक्रो नैनोमीटर होता है ना, मिली माइक्रो नैनोमीटर। तो इसकी लेंथ इस प्रकार से होती है। फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, फेरस, folic acid and vitamin B12 is required। यानी कि अभी आपने जो देखा है यहाँ पे हमने इमैच्योर आरबीसी बनाया था और यहाँ पे हमने मैच्योर आरबीसी बनाया था। और हमने देखा था यहाँ के रिमूवल ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है, उसमें से ईआर, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया सारी चीजें हटाई जा रही हैं। यानी कि उसका मैच्योरेशन चल रहा था। उसका क्या चल रहा था? मैच्योरेशन। उसको मैच्योर बनाया जा रहा था। तो आरबीसी को मैच्योर बनाने में कौन कौन सी चीजें काम करती हैं? फेरस यानी कि आयरन, फेरस यानी कि आयरन, ये है आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। अगर इन तीनों में किसी का भी कमी हो गया, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ एनी ऑफ दीज कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इमैच्योर आरबीसी, और उसके बाद एनीमिया हो जाएगा। समझा रहा हूं मैंने क्या बोल दिया, मैं समझा रहा हूं। deficiency of any of these, कौन सी चीजों के बारे में बोला जा रहा है? इन तीनों के बारे में, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ immature RBC. This will lead to anemia। क्या हो जाएगा जी? अनीमिया हो जाएगा। यानी कि आप सोचिए आरबीसी छोटा था, वहीं पे उसको मारकर खत्म। देखिए हो सकता है साउंड का कुछ गड़बड़ी हुआ हो बीच में, क्योंकि मैंने देखना बंद कर दिया था, मेरा माइक ऑटोमेटिकली कट गया था। ठीक है, तो देखिए हुआ ये है कि इन सभी के डेफिशिएंसी के कारण, यानी कि इन सभी का कमी हो जाएगा, तो ये हमें लीड करेगा एनीमिया की तरफ। एनीमिया यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, मेनली आरबीसी। और एनीमिया में हमको क्या होगा? ब्रीदिंग डिफिकल्टी, फटीग, जल्दी थकान महसूस होने लगेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, बहुत सारी चीजें होने लगेंगी, यानी कि कमजोरी आएगा, वीकनेस हो जाएगा, वीकनेस, ये सारी चीजें अपने आप आने लगेंगी। फेरस, आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 रिक्वायर होता है फॉर द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए ये सारी चीजें रिक्वायर होती हैं। अगर इन सभी का कमी कर दिया जाए तो आरबीसी मैच्योर नहीं होंगी, और नहीं होंगी तो क्या होगा?
जो इमेच्योर आरबीसी रह जाएंगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या होगा कि हमारे भीतर एनीमिया हो जाएगा, यानी कि ब्लड की आरबीसी की कमी होगी, और आरबीसी की कमी होगी तो सबसे पहले ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस फूलने लगेगा, जोर जोर से सांस लेना पड़ जाएगा, अंदर डीप सांस लेना पड़ेगा, आपको जबरदस्ती सांस लेना पड़ेगा। फटीग यानी कि किसी भी काम करेंगे उसमें आपको थकान महसूस होगा। वीकनेस है यानी कि कमजोरी आएगी। समझ गए होंगे, इसको लिख लीजिए, लिखिए, इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। और मुझे नहीं लगता है कि आवाज में कहाँ तक क्या हुआ था, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ था। कर लिए नोट, मिटा दूं, मिटाऊं? अब हम आरबीसी के बारे में पॉइंट लिख लेते हैं, जो भी पॉइंट हमने समझा है उसको एकदम शॉर्ट में लिख लेते हैं। इन्यूक्लिएटेड, इन्यूक्लिएटेड यानी कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। बाई कनकेव, बाई कनकेव, बाई कनकेव कहने का मतलब है इस तरीके का स्ट्रक्चर। इसमें देखिए दो कनकेव सरफेसेस हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं बाई कनकेव स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, इन्यूक्लिएटेड होता है, बाई कनकेव होता है, एंड 5 मिलियन, 5 से लेकर 5.5 मिलियन आरबीसी होती हैं, मिलियन, 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 5.5 मिलियन तक आरबीसी होती हैं। कितने ब्लड में? पर mm3, यानी कि 1 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा। अगर हम इस प्रकार का एक बॉक्स तैयार करें जिसमें जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1-1 मिलीमीटर हो, और उसमें हम ब्लड डाल के पूरा भर दें, 1 मिलीमीटर, एकदम 1 मिलीमीटर, तो उसमें 50 लाख से 55 लाख तक आरबीसी होती हैं। 1 मिलीमीटर का मतलब समझते हैं? 1 मिलीमीटर बहुत छोटा सा भाग होता है, सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा 1 मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा। तो अगर हम उतने लंबा, उतने चौड़ा और उतने ऊंचा एक छोटा सा बॉक्स बनाएं, और उस बॉक्स में हम एक, मतलब आप सोचे कि 1 ml ब्लड लगभग लगभग, तो 1 ml से भी कम होगा, तो अगर उस उतने में, अगर हम उतने में ब्लड डाल दें और उसमें हम चेक करें कि हमारी आरबीसी कितनी होंगी, तो 50 से लेकर 55 लाख तक आरबीसी होती हैं उतने ब्लड में। परफॉर्म एन एरोबिक रेस्पिरेशन, परफॉर्म एन एरोबिक रेस्पिरेशन ड्यू टू लैक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के नहीं होने के कारण ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, ऐसा रेस्पिरेशन करता है जिसमें O2 रिक्वायर नहीं होता है। ध्यान से सोचिए कि आरबीसी का काम है O2 को ले जाना। मान लीजिए आपको दिया गया कि आप लीजिए, ये केला लीजिए, 50 केला, 100 केला, जितना भी केला लीजिए, और ले जाके उस फला फला पर्सन को, उस फला फला आदमी को दे दीजिएगा, और आप बैठ के रास्ता में सारा केला खा गए। उस आदमी के पास क्या पहुंचेगा? हो सकता है आधा से ज्यादा केला खा गए हो। तो आरबीसी का जो काम है वो काम है कि ऑक्सीजन को ले जाकर टिश्यू को पहुंचाना, यही काम है आरबीसी का। बहुत सारे काम है, उसमें से एक भी ये भी काम है। तो आरबीसी, अगर आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया सारा का सारा ऑक्सीजन खुद ही यूज करने लगेगा, वो सारे ग्लूकोज को तोड़ने लगा, चल भाई हम तुमको तोड़ेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन में तोड़ेंगे, खूब सारा एनर्जी बनाएंगे और धूम मचा देंगे। आरबीसी के भीतर से माइटोकॉन्ड्रिया को रिमूव करने का यही प्राइमरीली रीजन था, ताकि वो ऑक्सीजन का यूज नहीं कर पाए और वो ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज को मिल सके, ताकि हमारे टिश्यूज अच्छे से काम कर सके। तो जो आरबीसीज होती हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करती हैं, क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। एरेथ्रोपोइसिस, एरेथ्रोपोइसिस, एरेथ्रोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी कहाँ बनती है? देखिए, जब हम जन्म से पहले यानी कि गर्भ अवस्था में होते हैं, बिफोर बर्थ,
एंड आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ तो आप जानते हैं कि रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो, सिर्फ लिखिए बोन में, बोन्स में। जन्म के बाद जो आरबीसी बनती हैं वो बोन्स में बनती हैं, लेकिन जन्म के पहले आरबीसी बनती हैं तीन चीजों में, लीवर में, स्प्लीन में, एंड किस में, यॉर्क सैक में। यॉर्क सैक के बारे में आपको कहां पढ़ना है, यॉर्क सैक के बारे में आपको पढ़ना है किसमें आपको पढ़ना है रिप्रोडक्शन में। स्प्लीन एक छोटा सा ऑर्गन होता है, वहां पे भी जन्म के पहले, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और जन्म के करीब आते हैं तो धीरे धीरे ये ट्रांसफर होने लगता है बोन्स में, यानी कि हमारी आरबीसी बोन्स में बनती है। जन्म से पहले बनता है लिवर, स्प्लीन एंड यॉर्क सैक। ये एम्ब्रियोनल लाइफ में होता है, एम्ब्रियोनल लाइफ। एम्ब्रियोनल लाइफ में यॉर्क सैक में बनता है, धीरे धीरे लीवर एंड, जब लीवर बन जाता है तो लीवर में बनने लगता है, स्प्लीन में बनने लगता है, उसके बाद इन सभी में बंद हो जाता है और सिर्फ किस में बनता है, बोन्स में। यानी कि हमारी आरबीसी जो बनती हैं जन्म से पहले लीवर, स्प्लीन एंड यॉर्क सैक में बनती हैं, जन्म के बाद बोन्स में बनती हैं। ठीक है, यहीं पे लिख लीजिए, आफ्टर 120 days ऑफ फॉर्मेशन it goes to spleen and dies there। यानी कि 120 दिन बाद, 120 दिन तक इनका लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद ये स्प्लीन में जाती है और वहीं पे मर जाती है, और इसी के कारण स्प्लीन को ग्रेव यार्ड बोला जाता है, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं स्प्लीन को। स्प्लीन जो होता है वहां पे आरबीसी मरती हैं, इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि 120 दिन बाद जन्म लेने के, यानी कि बनने के 120 दिन बाद वो स्प्लीन में जाती हैं, और स्प्लीन में जाने के बाद वो ग्रेव या और वहीं पे मर जाती हैं। असल में उनको बहुत ही पतले, उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसमें डिफॉर्मिटी हो जाती है, और जब वो पतले वेसल से क्रॉस करती हैं तो वहीं पे क्लम्प करके मर जाती हैं, वहीं पे वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसी के कारण स्प्लीन को ग्रेव यार्ड बोलते हैं। समझ गए होंगे, लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए। मिटा दूं, समझ गए ना, इन्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस का नहीं होना। बाई कनकेव शेप समझ गए, 5.5 मिलियन यानी कि 50 से लेकर 55 लाख तक आरबीसी 1 मिलीमीटर क्यूब में पाई जाती हैं। परफॉर्म एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एन एरोबिक यानी कि इसमें ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन किए रेस्पायर इनमें बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन हो रहा होता है। अब क्योंकि बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन हो रहा है तो कम मात्रा में ऊर्जा बनेगी, लेकिन वो काम चला लेते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा अगर ऊर्जा की मात्रा अगर कम भी है तो इनको कुछ खास काम करना नहीं है, इनको सिर्फ ब्लड के साथ बह के जाना है, ब्लड के साथ बह के आना है, प्लाज्मा के साथ बह के जाना है, प्लाज्मा के साथ बह के आना है। इनको कुछ खास काम करना नहीं है अपने से, जो भी काम है वो करना है हार्ट को, हार्ट पंप करेगा, इनको आना जाना है, इनको सिर्फ आना है जाना है, वो भी बहते हुए। तो इनमें ऊर्जा की कोई खास आवश्यकता नहीं है, इसी के कारण इसको माइटोकॉन्ड्रिया छीन लिया गया। नहीं तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया होता तो ये सारे भाई साहब ऑक्सीजन को खा जाते हैं और ये ऑक्सीजन टिश्यू को मिल नहीं पाता। और जन्म से पहले जो एरेथ्रोपोइसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज होती हैं वो लीवर, स्प्लीन एंड यॉर्क सैक में होती हैं, और जन्म के बाद ये सारी चीजें इसमें चली जाती हैं। 120 दिन के बाद आरबीसी मर जाती हैं। ग्रेवयार्ड कहा जाता है स्प्लीन को। अब हम पढ़ेंगे एंटीजन के बारे में, या एंटीजन वाला पोर्शन बाद में के लिए रहने दिया जाए। चलिए ठीक है, उसको रहने देते हैं, एंटीजन वाला पोर्शन बाद में शुरू किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस वीडियो लेक्चर को देखा, इतने अच्छे से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय।